Hello friend, once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पूरा सेशन बेस्ड है वो है क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर को देख के आपको क्या लग रहा है कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमन के वेलफेयर में यूज होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी उठ रहा होगा, क्या माइक्रोब्स भी ऐसे होते हैं जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट होते हैं? बिल्कुल, सभी माइक्रोब्स केवल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आते हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमन के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाहूँगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, इस चैप्टर का वेटेज अगर मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो क्लास 12 के मतलब बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से हर साल 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करें तो हर साल नीट वाले एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चैप्टर छोटा सा है, बहुत स्मॉल चैप्टर है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और बहुत ढेर सारी इसमें जानकारी है और बहुत अच्छी इसमें जानकारी है। तो मैं चाहूँगा इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, अच्छा नोट्स बनाएं, जो नोट्स आपको एकेडमिक में भी काम दे और नीट वाले एग्ज़ाम में भी काम दे। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर का गोल क्या होने वाला। मीन्स इस चैप्टर में हमको बेसिकली पढ़ना किन किन टॉपिक्स को है। ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स की हमको स्टडी करनी है। तो जो हमारा गोल है स्टूडेंट, क्या है जो हमारा गोल है इस टॉपिक के लिए, वो क्या है? पहला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊँगा आपको वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। टॉपिक नंबर सेकंड जो पढ़ाऊँगा वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। टॉपिक नंबर थर्ड माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। टॉपिक नंबर 4 माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। टॉपिक नंबर 5 माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। टॉपिक नंबर 6 माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ये रहा हमारा गोल, मतलब इतने टॉपिक्स को हमें स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। स्टूडेंट, आपने एक बात यहाँ पर गौर की, जो मैंने आपको गोल ये समझाया, यहाँ पर आपने कुछ बातों को गौर किया कि इस पूरे टॉपिक्स के अंदर कॉमन चीज़ आपको क्या दिख रही है? यहाँ पर जो कॉमन है वो है माइक्रोब्स। देखिए यहाँ पर भी माइक्रोब्स मतलब माइक्रोब्स का यूज बहुत जगहों पर है ना। तो इस चैप्टर में जो पूरी कहानी घूमेगी वो किसके आसपास घूमने वाली है स्टूडेंट्स? माइक्रोब्स के आसपास घूमने वाली है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए क्या लेक्चर को स्टार्ट किया जाए प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं खुद आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा और मैं चाहूंगा कि जो मैं जब लिखूं तो आपके हाथ में भी नोट कॉपी का और पेन का होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं और आपको यहाँ पर हम कुछ नोट्स प्रोवाइड करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके पास एक अच्छी खासी जानकारी हो अबाउट द माइक्रोब्स, क्योंकि ये चैप्टर पूरा बेस्ड है माइक्रोब्स के ऊपर। तो माइक्रोब्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए पहले कुछ पॉइंट हम माइक्रोब्स के रिगार्ड में लिख लेते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो माइक्रोब्स के बारे में हम पॉइंट नंबर फर्स्ट आप नोट करिए यहाँ पर कि इन विच ब्रांच, क्या लिखिए? इन विच ब्रांच, ठीक है, वी स्टडी, इन विच ब्रांच वी स्टडी माइक्रोब्स, इन विच ब्रांच वी स्टडी माइक्रोब्स called माइक्रोबायोलॉजी। हम लोग माइक्रोब्स की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं ना स्टूडेंट, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जहाँ पर हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, माइक्रोब्स की उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर करेंगे भैया क्या नोट, क्या करेंगे? नोट करेंगे इसको जो है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, पॉइंट नंबर
सेकेंड। पॉइंट नंबर सेकेंड नोट करेंगे आप यहां पर कि माइक्रोब्स आर द ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स आर द ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स आर द ऑर्गेनिज्म which are not visible to the naked eyes, visible to the naked eyes। देखिए क्या लिखा है, माइक्रोब्स आर द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। क्यों? क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है। तो माइक्रोब्स की साइज कितनी हो सकती है फ्रेंड? हो सकती है 0.01 मिलीमीटर, या इसी को आप ओवरऑल कह लीजिए। अगर मैं माइक्रोन में लिखना चाहते हैं तो 100 माइक्रोन के आसपास ओवरऑल लेस, या इससे छोटी साइज हो सकती है किसकी? माइक्रोब्स की। ठीक है, तो अगर मैं माइक्रोब्स की साइज इतनी छोटी है तो डेफिनेटली वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे भाई। बात समझ में आ रही है? चलिए अब पॉइंट नंबर थर्ड पे आ जाइए। पॉइंट नंबर थर्ड क्या लिखेंगे आप? माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट, माइक्रोब्स आर द major component, microbes are the major component of the biological system। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है माइक्रोब। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स का रोल बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए भी माइक्रोब्स का रोल है। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है, इस बायोलॉजिकल सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट माइक्रोब्स भी है। ठीक है जी, चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्या लिखेंगे इसमें? पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिए, माइक्रोब्स आर दी omniparent, माइक्रोब्स आर दी ओमनीपेरेंट। माइक्रोब्स कैसे होते हैं? ओमनीपेरेंट होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये ओमनीपेरेंट क्या होते हैं? देखिए ओमनीपेरेंट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि माइक्रोब्स प्रेजेंट एवरीवेयर, मीन्स माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सॉइल। ठीक है, माइक्रोब्स प्रेजेंट इन एयर एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन वाटर। ठीक, माइक्रोब्स की अवेलेबिलिटी, उनकी प्रेजेंस हर जगह पर है, सॉइल में है, एयर में है, वाटर में है। सो दैट द माइक्रोब इज कॉल्ड ओमनीपेरेंट। इस वजह से हम माइक्रोब्स को क्या मानते हैं? ओमनीपेरेंट मानते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात कर लें स्टूडेंट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, सम माइक्रोब्स, क्या लिखेंगे आप? सम माइक्रोब्स प्रेजेंट इन थर्मल गेयर्स। एनसीईआरटी क्या कहती है? थर्मल गेयर्स। ठीक है, there is no life exist। क्या मतलब है बेटा? यहाँ पर एक बात लिखी है कि सम माइक्रोब्स प्रेजेंट इन थर्मल गेयर देयर इज नो लाइफ एग्जिस्ट। कुछ माइक्रोब्स ऐसी जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करें ओशियन का, समुद्र का जो सबसे मरीन का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ना, कुछ जगहें ऐसी हैं जिनको हम थर्मल गेयर कहते हैं, जहाँ का वाटर बहुत गर्म होता है, जहाँ का वाटर बहुत हॉट होता है, बहुत, जहाँ का तापमान लगभग में आपके एनसीईआरटी के हिसाब से है 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आप सोचो कि जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, क्या वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो इतने टेम्परेचर पर भी मिलते हैं।
बात समझ में आ रही है? इतने टेम्परेचर पर भी मिल जाते हैं उस। ठीक, ये रहा कुछ माइक्रोब्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझाऊं। क्लास 11th में आपने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था जहां पर एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को कैटेगराइज किया गया था। याद है? याद है आपको? एक क्लासिफिकेशन था 1969 में दिया गया था, विटेकर क्लासिफिकेशन। कौन सा याद है आपको? विटेकर ने जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था वो कैसे किया था? तो जो विटेकर का क्लासिफिकेशन है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप तो माइक्रोब्स के बारे में समझा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर विटेकर के क्लासिफिकेशन से क्या लेना देना? हम विटेकर का क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्यों पढ़ें भाई? बात समझ में आ रही? बिल्कुल, मैं आपको उसका जो है क्लू दे रहा हूँ कि विटेकर का क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़ना क्यों जरूरी है आपको। पहले तो ये जान लें कि विटेकर का क्लासिफिकेशन क्या था बेटा। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया। जो पहला ग्रुप था वो क्या था? मोनेरा। क्या था? मोनेरा। ठीक है। दूसरा ग्रुप जो था वो क्या था? प्रोटिस्टा। मोनेरा, प्रोटिस्टा। तीसरा ग्रुप जो था वो क्या था? फंजाई। ठीक है। और चौथा ग्रुप जो था वो क्या था? प्लांटी। एंड लास्ट ग्रुप जो था वो क्या था? एनिमिलिया। एनिमिलिया। ठीक है। चलो स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया एंड एनिमिलिया हो गया। ये है विटेकर क्लासिफिकेशन। ये किसका क्लासिफिकेशन है? विटेकर। अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख लो यहाँ पर भाई, क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। मोनेरा के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं? इसके अंदर आते हैं यूनिसेलुलर। कैसे आते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। कैसे आते हैं भाई? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो अगर मैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है तो ये भी माइक्रोब्स में ही आएंगे ना भाई। मतलब मोनेरा कहाँ पर आ जाएगा? माइक्रोब्स में भी, माइक्रोब्स में ही आएगा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है। बहुत टाइनी होंगे, बहुत छोटे होंगे, नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे, तो इनको कहाँ पर रखेंगे? माइक्रोब्स में ही तो रखेंगे। ठीक है। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं स्टूडेंट? ये भी यूनिसेलुलर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। फंजाई। फंजाई में जो यूनिसेलुलर, ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कौन सा केस? ईस्ट। एक फंगस है स्टूडेंट, ईस्ट। ठीक है। ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर। प्लांटी। अब आपको लग रहा हो सर जो प्लांट होते हैं वो कैसे यूनिसेलुलर हो सकते हैं? प्लांट की साइज तो बहुत बड़ी भाई और नेकेड आई से विजिबल भी है प्लांट, तो प्लांट को हम माइक्रोब्स कैसे कह सकते हैं? बात समझ में आ रही है? दिमाग में बात जा रही है कि प्लांट तो नेकेड आई से विजिबल है ना? चाहे वो पॉट का हो, चाहे वो कोई ट्री हो, ठीक है, वो सब विजिबल है। तो इसको हम कैसे कह रहे हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक है? देखिए, प्लांट में कुछ एल्गी आते हैं। क्या आते हैं? कुछ एल्गी इसका एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो क्लोरेला, ले लो। क्या ले लो? क्लोरेला प्लस एक और ले लो क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। ये एल्गी है। ये क्या है भैया? याद कर लो, ये क्या है? एल्गी हैं। और कैसे एल्गी हैं? माइक्रोस्कोपिक एल्गी हैं जी। बहुत छोटे होते हैं, नेकेड आई से विजिबल नहीं है, माइक्रोस्कोपिक हैं। तो इनको भी कहाँ रख देंगे? माइक्रोब्स में ही तो रखेंगे। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ एनिमिलिया। अब आपको लग रहा होगा सर एनिमल की साइज भी तो बहुत बड़ी होती है, तो इनको फिर कैसे यहाँ पर डिफाइन किया जाए? प्यारे बच्चों, एनिमल की कुछ जो साइकिल होती है बहुत छोटी होती है। एनिमल्स के अंदर जो कुछ साइकिल चलती हैं उनके अंदर वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। ठीक है। इस वजह से यहाँ पर मैंने डिफाइन किया जो है एनिमिलिया। तो यहाँ पर बस केवल इतना आप लिख लीजिए कि सम साइकिल इज वेरी स्मॉल या माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। ये रहा विटेकर का क्लासिफिकेशन। तो विटेकर का क्लासिफिकेशन समझाने का केवल इतना सा मकसद था
कि ये जो सारे ऑर्गेनिज्म थे ये माइक्रोस्कोपिक थे। कैसे थे? तो इनको भी हम कहाँ पर कैटेगराइज करेंगे? माइक्रोस के अंदर। अब एनसीईआरटी पे आ जाओ भाई, अब थोड़ा सा अपने आप एनसीईआरटी पे आ जाओ, ठीक है। स्टूडेंट एनसीईआरटी पे आओ, तो एनसीईआरटी क्या कहती है? यहाँ पर ध्यान से देखो, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है भाई? एनसीईआरटी कहता है यहाँ पर कि प्रोटोजोआ, क्या? प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ठीक है। फंजाई भी इसी में ले लो, ठीक। उसके बाद वायरस और वायराइड्स, वायराइड्स और क्या? प्रायोन्स। कौन से? प्रायोन्स। इनको एनसीईआरटी कह रही है कि ये सब के सब माइक्रोब्स है। एनसीईआरटी में माइक्रोब्स के बारे में क्या लिखा है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, वायराइड्स एंड प्रायोन्स। प्रायोन्स इज द माइक्रोब्स, इज द आर द माइक्रोब, ठीक है। अब प्रायोन्स के बारे में एनसीईआरटी क्या लिख रही है? कि दिस इज द इन्फेक्शियस, क्या लिख रही है? इन्फेक्शियस प्रोटोनेशियस एजेंट, इन्फेक्शियस प्रोटोनेशियस एजेंट लिख रही है प्रायोन्स के बारे में। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके पास जानकारी नहीं है वायरस के बारे में, वायराइड्स के बारे में और प्रायोन्स के बारे में, तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो आपको बना के भेज दूंगा कि वायरस क्या है, वायराइड्स क्या एंड प्रायोन्स क्या है। तो मे बी इतनी बातें आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। नोट करें इसको आप। चलिए फ्रेंड, अब हम मूव करते हैं एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम के ऊपर, कि एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम है जहां पर कुछ इमेजेज हैं, कुछ बैक्टीरिया की इमेज है, कुछ वायरस की इमेज है। उन इमेज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आइए तो मूव करते हैं यहां पर हम लोग उस इमेज के ऊपर। ये देखें आप ध्यान से। प्यारे बच्चों, जस्ट मिनट वेट, थोड़ा सा वेट कर लें आप। इस इमेज को आप देखें ध्यान से। चलिए, विजिबल है स्टूडेंट? बहुत अच्छे से विजिबल होगा। चलिए, पहले मैं आपको वायरस समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ स्टूडेंट? वायरस समझाता हूँ, ठीक है जी। चलो यहाँ पर ध्यान से देखो, रेड ही रहने दिया जाए कलर, ठीक है। ये एक वायरस है, ये एक वायरस है। एक 3 वायरस एनसीईआरटी आपको समझा रही है, और तीनों वायरस को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है स्टूडेंट? ध्यान से एकदम देखिए। ये जो वायरस है, इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफॉस। क्या नाम है इस वायरस का नाम? बैक्टीरियोफॉस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफॉस। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये बैक्टीरियोफॉस क्या होता है? ये तो एक बैक्टीरिया है। नहीं, बैक्टीरिया का मतलब, बैक्टीरिया फास का मतलब ईट कर जाना। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाए, मार दे, ऐसा कह लो, उसी को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफॉस कहते हैं। तो ये एक वायरस है और इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफॉस, याद कर लीजिए। और इसके इमेज को मैग्नीफाइड किया गया है, बड़ा किया गया है, जूम किया गया। कितने टाइम बड़ा किया गया? आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि इसके इमेज को 1 लाख, कितना? 1 लाख to 1,50,000 टाइम बड़ा करके दिखाया गया है, तब जाके इसकी इमेज ऐसी दिखी है। और कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब इस बैक्टीरियोफॉज की इमेज को 1 लाख से लेकर 1.5 लाख टाइम तक बड़ा किया गया, जूम किया गया, मैग्नीफाइड किया गया, तब जाके इसकी इमेज ऐसी यहाँ पर दिखी है, ठीक। चलिए, एक वायरस एनसीईआरटी इधर कहता है बेटा, इस वायरस का नाम है एडिनो वायरस। क्या नाम है? एडिनो वायरस। अब ये एडिनो वायरस क्या होता है स्टूडेंट? आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ये एक डिजीज कॉज करता है। कौन सी? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या? रेस्पिरेटरी, ये कॉज करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या कॉज करता है ये स्टूडेंट? एडिनो वायरस कौन सी बीमारी देता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। अच्छा, इसके इमेज को भी कितना टाइम मैग्नीफाइड किया गया है, जूम किया गया है? 1 लाख to 1,50,000 टाइम बड़ा करके इसको भी दिखाया गया है, ठीक है। आ जाइए टीएमवी वायरस पे। ये जो वायरस आप देख पा रहे स्टूडेंट, ये है टीएमवी वायरस।
इसका पूरा नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या नाम है इसका? इसका पूरा नाम क्या है भाई? टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट में पाए जाने वाला पहला वायरस है स्टूडेंट। ये प्लांट के अंदर पाया जाने वाला पहला वायरस कौन सा था? टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, चलिए 3 वायरस याद कर लीजिए, बैक्टीरियोफॉस, एडिनोवायरस एंड टीएमवी। तीनों के इमेज को कितने टाइम मैग्नीफाइड किया गया है, बड़ा किया गया है, जूम किया गया है? 1 लाख to 1,50,000 टाइम बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक, ये तो रहा वायरस। अब आ जाओ बेटा कुछ बैक्टीरिया के ऊपर। चलिए, ये बैक्टीरिया जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये बैक्टीरिया जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कैसा है? देखो शेप कैसा है इसका। ठीक है, इस बैक्टीरिया का शेप है जो है रॉड शेप। कैसा है भाई? इस बैक्टीरिया का शेप कैसा है स्टूडेंट? रॉड शेप्ड। कैसा? देखो रॉड जैसा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का शेप कैसा है? रॉड शेप है। और रॉड शेप बैक्टीरिया कौन से होते हैं स्टूडेंट? कौन से होते हैं? बैसिलस। कौन से? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में कौन आते हैं? बैसिलस। कौन से? बैसिलस बैक्टीरिया आते हैं। ठीक, ये देखिए कैसे स्फेरिकल है। इस बैक्टीरिया को आप देखिए, ये कैसे है? राउंड राउंड है ना, स्फेरिकल है। ये बैक्टीरिया कैसे हैं भाई? स्फेरिकल बैक्टीरिया है। तो स्फेरिकल बैक्टीरिया जो है, इसमें कौन आते हैं भाई? कोकाई या कोकस बैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और आ जाइए यहाँ पर देखिए, ये जो बैक्टीरिया, ये भी रॉड शेप्ड है। ये कैसा बैक्टीरिया है? यहाँ पर देखिए, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, लेकिन इसके पास फ्लैजिला है। क्या है? रॉड शेप्ड तो है, लेकिन इसके पास क्या है फ्रेंड? फ्लैजिला है। बात समझ में आ रही है? तो रॉड शेप्ड ये भी कैसा बैक्टीरिया है? रॉड शेप्ड है, लेकिन इसके पास फ्लैजिला है। जो ये फ्लैजिला आप देख पा रहे हो, ये फ्लैजिला एक प्रोटीन से बनी होती है, और प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लैजिलीन। क्या नाम है? प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लैजिलीन नाम है। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? और इस इमेज को आपको 1500 टाइम बड़ा करके दिखाया गया है। प्यारे बच्चों, एक चीज ऑब्जर्व आपने किया कि वायरस के इमेज को हमने मैग्नीफाइड किया, बड़ा किया। कितने टाइम बड़ा किया? 1 लाख to 1,50,000 टाइम बड़ा किया, तब ऐसी इमेज दिखी। क्योंकि इसकी साइज तो बैक्टीरिया के साइज से छोटी होती है ना, वायरस की साइज बैक्टीरिया के साइज से भी छोटी होती है, तो इसको ज़्यादा बड़ा करना पड़ा। लेकिन यहाँ देखिए, बैक्टीरिया की इमेज को केवल यहाँ पर लिखा होगा कि केवल 1000 भी इसमें कर लीजिए, 1000 to 1500 टाइम इसको बड़ा करके दिखाया गया है। दोनों में बहुत फ़र्क है। बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैंने आपको वायरस के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी, कौन कौन सा वायरस, कौन कौन सा बैक्टीरिया है, फ्लैजिला किस प्रोटीन का बना होता है स्टूडेंट, याद करिए फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है जी, चलिए अब मूव करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ इमेज के ऊपर। ठीक है, नोट कर लिए इसको आप। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर करते हैं मूव। एक इमेज है स्टूडेंट जहाँ पर कल्चर प्लेट की बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए ये देखिए, एनसीईआरटी क्या इस इमेज को लिख रही है स्टूडेंट? ये क्या है? कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन द पेट्री डिश। ठीक है, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन द पेट्री डिश। देखिए स्टूडेंट, क्या है पेट्री डिश? क्या होता? आप अगर मैं कभी बायोलॉजी लैब में गए हों तो वहाँ पर आपने कुछ ऐसा कटोरी जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, छोटा सा जो कटोरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, समझ में आया? उसी को क्या कहते हैं? पेट्री डिश कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो उसी को पेट्री प्लेट कहते हैं। एक पेट्री नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही पेट्री प्लेट की डिस्कवरी की। पेट्री नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही पेट्री प्लेट की क्या कर दी? डिस्कवरी कर दी। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या होता है। अब ये होता क्या, हम इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? देखो बेटा, ये एक इस तरीके से ऐसा एक पेट्री प्लेट होता है, इसमें हम बैक्टीरिया को उगाते हैं, कह लो उनकी कॉलोनी को बनाते हैं, उनका कल्चर करते हैं। कल्चर कैसे करेंगे? मेरी बात सुन लो। चलो थोड़ा सा मैं आपको अपने तरीके से पहले समझा लूँ, फिर ये वाला इमेज समझाता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, मान लो हमने एक यहाँ पर ले लिया पेट्री प्लेट। क्या ले लिया? पेट्री प्लेट। बात समझ में आ रही है? अब ये जो पेट्री प्लेट है, इसमें हम बैक्टीरिया को उगाएंगे। मान लो अगर मैं इसमें एक सिंगल बैक्टीरिया, ऐसे एक बैक्टीरिया यहाँ पर है, तो
तो बैक्टीरिया की साइज तो बहुत छोटी होती है, तो क्या ये सिंगल बैक्टीरिया हमें नेकेड आई से दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं बैक्टीरिया की ढेर सारी कॉलोनी इसमें बन जाए, ढेर सारी एकदम, तो वो बैक्टीरिया हमें नेकेड आई से क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। लेकिन हम बैक्टीरिया का कल्चर जब करेंगे तभी उसकी कॉलोनी बनेगी। अब कल्चर क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, इसके अंदर हम लोग एक न्यूट्रिएंट मीडिया मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एक न्यूट्रिएंट मीडिया। जैसे मैं आपको समझा दूं, चलो मान लो ये रेड कलर का हम इसको कर लेते हैं। हम इस पेट्री प्लेट के अंदर एक न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिए। क्या डाल दिए? एक न्यूट्रिएंट मीडिया ऐसे मैंने इस पूरे प्लेट के अंदर भर दिया। समझ में आ रहा है? एक न्यूट्रिएंट मीडिया मैंने यहाँ पर इस पूरे प्लेट के अंदर क्या किया? भर दिया। स्टूडेंट जस्ट मिनट वेट, ये हो गया। ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये देखिए, ये न्यूट्रिएंट मीडिया है। मतलब प्लेट के अंदर मैंने एक प्लेट लिया, उस प्लेट के अंदर हमने एक मीडिया डाल दिया जिस पे हमें बैक्टीरिया को ग्रो कराना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर ये न्यूट्रिएंट मीडिया होता क्या है? ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए पहले तो ये बना लीजिए पेट्री प्लेट। ये क्या हो गया आपका? पेट्री प्लेट हो गया। ठीक है जी, ये क्या हो गया? पेट्री प्लेट हो गया। अब बात सुनो बेटा, देखो एक रेड एल्गी होती है। क्या नाम है? रेड एल्गी। एक रेड एल्गी होती है जिसका नाम है जिलैडियम ग्रैसिलेरिया। रेड एल्गी का नाम क्या है फ्रेंड? रेड एल्गी का नाम क्या है? जिलैडियम। क्या नाम है? जिलैडियम ग्रैसिलेरिया। ग्रैसिलेरिया ये एक रेड एल्गी है। क्या है? इस रेड एल्गी से हम बनाते हैं एक मीडिया। ये एक रेड एल्गी है, याद करिए, जिलैडियम ग्रैसिलेरिया एक रेड एल्गी होती है। इस रेड एल्गी से हम बनाते एक मीडिया जो कि न्यूट्रिएंट मीडिया है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करता है। थोड़ा सा सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है। बात समझ में आ रही है? अब बेटा मान लो हम यहाँ पर एक बैक्टीरिया, ऐसे यहाँ पर मैंने एक बैक्टीरिया जो है रख दिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया। ठीक, रख दिया। अब इस बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन। क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है स्टूडेंट? न्यूट्रिशन मिल रहा है यार। तो अगर मैं इस बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलेगा तो इस बैक्टीरिया की कॉलोनी क्या होगी? बढ़ेगी। कल्चर कर रहे हैं हम बेटा, इसी को कल्चर कहते हैं। अब देखो बैक्टीरिया की कॉलोनी क्या हो गई? पूरे प्लेट के अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ गई। पूरे प्लेट के अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी क्या हो गई? बढ़ गई। अगर मैं पूरे प्लेट के अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ गई तो ये नेकेड आई से अब तो विजिबल हो जाएगा, क्योंकि उस प्लेट के जब उस प्लेट को हम खोलेंगे तो क्या देखेंगे कि उसके अंदर ढेर सारा बैक्टीरिया। जब एक था तो विजिबल नहीं था, लेकिन जब मैंने उसको कल्चर कर दिया, उसके कॉलोनी को बना लिया, तो उसको हम नेकेड आई से विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी, वही चीज़ यहाँ पर समझाइए बेटा, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। ठीक, और वही सेम चीज़ यहाँ पर है, बस यहाँ पर बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाई गई है, यहाँ पर फंगस की कॉलोनी बनाई गई है। यहाँ पर देख लो ए में क्या लिखा है? कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो कॉलोनी है ये किसकी कॉलोनी है भाई? बैक्टीरिया की कॉलोनी है। ये जो कॉलोनी है यहाँ पर बी में देख लो, फंगल कॉलोनी है बेटा। ये क्या है? फंगल कॉलोनी है। बस एक चीज़ यहाँ पर आप याद करना। क्या याद करना स्टूडेंट? कि न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है भैया? क्या होता है बोलो? उसको कैसे हम बनाते हैं? जिलैडियम ग्रैसिलेरिया। ये जो जिलैडियम ग्रैसिलेरिया है ये क्या है? एक रेड एल्गी है। क्या है बेटा? ये एक रेड एल्गी है। क्या है? रेड एल्गी है। और इसी रेड एल्गी से बनाया जाता है न्यूट्रिएंट मीडिया, जिसके ऊपर हम लोग कॉलोनी को बनाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया की कॉलोनी हो चाहे वो फंगस की कॉलोनी हो। स्टूडेंट में भी इतनी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कल जो हम लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे वहाँ पर हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स का यूज कहाँ पर? हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर। हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर हम माइक्रोब्स का यूज कैसे करते हैं। एक बात और आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, अभी तक जितने भी माइक्रोब्स हैं, ठीक है, हमारे नेचर के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट में, पूरे ग्लोब में, बात समझ में आ रही है, उसकी केवल हमें 1% जानकारी है। मान लो अगर में 100% माइक्रोब्स हैं तो केवल 1% माइक्रोब्स के बारे में हमें क्या है? जानकारी है। 99% के बारे में अभी कोई जानकारी भी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो माइक्रोब्स के बारे में इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है जी,
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, हार्ड वर्क करते रहिए। एक एक टॉपिक आपका पूरी तरीके से क्लियर करा दूंगा स्टूडेंट।